हो गया। कल की क्लास में हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिवाइज किया। मैंने आप लोगों को कल के रिवीजन में बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ा दी थी। मैंने आप लोगों को कल बताया बायर कौन होता है, वो बाय और एग्री टू बाय। सेलर कौन होता है, वो सेल और एग्री टू सेल। गुड्स का मतलब क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्सचेंजेबल क्लेम। मनी और एक्सचेंजेबल क्लेम को छोड़ के जितनी मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एग्जिस्ट करते हैं, इसमें आता है स्पेसिफिक, जो बायर ने और सेलर ने आइडेंटिफाई कर दिया। आज मेरी दुकान पे अगर 15 मोबाइल है तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स है। 15 में से बायर ने एक मोबाइल पसंद कर लिया तो वो स्पेसिफिक गुड्स है, सेलर ने भी और बायर ने भी। और जो अभी तक पसंद नहीं किया वो अनअसर्टेन गुड्स है। अनअसर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट तो करते हैं बट नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्री। वो आइडेंटिफाई नहीं हुए, एग्री नहीं हुए, तो वो कौन से गुड्स है, अनअसर्टेन। ये सर्टेन हो गया, अनअसर्टेन हो गया, साइड में हटाओ। इसके बाद पढ़ाए थे फ्यूचर गुड्स, जो किसी चीज़ की हैपनिंग और फ्यूचर गुड्स जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होंगे, मतलब जो अभी तक बन के तैयार, या ऐसा कहूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एग्जिस्ट नहीं करते थे। फिर मैंने पढ़ा है कंटीजेंट गुड्स, जो किसी चीज़ की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड होंगे, मतलब जो अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है, हमें पता नहीं है कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स में ये फ़र्क है कि फ्यूचर गुड्स तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन फ्यूचर में बनेंगे। कंटीजेंट गुड्स फ्यूचर में भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये श्योर नहीं है। इन दोनों में ये फ़र्क है। फिर मैंने आपको पढ़ाई डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसी को एक्चुअल डिलीवरी भी बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको डिलीवरी में गुड्स ना दूँ और कोई की वगैरह ट्रांसफ़र कर दूँ तो वो सिम्बॉलिक डिलीवरी। और अगर मैं डिलीवरी में एक्चुअल कस्टडी शिफ्ट ना करूँ, सिर्फ कंट्रोल दे दूं किसी और पार्टी को, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की एक खास बात, चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलती। बोलो, चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलती, वो जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी। ये तो हो गई डिलीवरी। फिर मैंने आपको बताई 2 प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। जब एक बंदा दूसरे बंदे को गुड्स सेल करता है तो उसे क्या बोलते हैं, ओनरशिप बोलते हैं। मतलब सेल करता है और अपना टाइटल ट्रांसफ़र कर देता है तो उसे क्या बोलते हैं, ओनरशिप बोलते हैं, या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर गुड्स टू अनदर पर्सन, यूजुअली ओनरशिप ट्रांसफ़र, यूजुअली। लेकिन ओनरशिप के ट्रांसफ़र होने के कुछ रूल है जो चैप्टर में आगे पढ़ाए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर ये माइक आपको दे दिया तो ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो गई। हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई हो, सिर्फ डिलीवरी हुई हो, क्योंकि ओनरशिप के अपने कायदे कानून हैं। कई बार गुड्स आप प्लेज पे दे देते हो, गिरवी रख देते हो, तो गिरवी रखते वक्त जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, स्पेशल प्रॉपर्टी किसी और के पास रहती है। सिर्फ आप क्या ट्रांसफ़र करते हो, जनरल प्रॉपर्टी। तो स्पेशल प्रॉपर्टी उसके पास होती है जिसको आपने प्लेज पे दिया है। ये भी बात हो गई। फिर हम लोगों ने बात करी थी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जब आप कोई चीज़ को ट्रांसफ़र करते हो तो उसके लिए जो प्रूफ देते हो आप, उस प्रूफ को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। प्रूफ को क्या बोलते हैं। और अगर मान लो आप टाइटल अभी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसे यूज़ करने के लिए दे रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। दोनों में फ़र्क है। कार आपने ले ली, आरसी अभी आपके नाम नहीं कराई, लेकिन आरसी दे दी उसने आपको, उस आरसी से आप कार चला सकते हो, कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा भी नहीं, पुलिस वाला रोकेगा भी नहीं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। सेम इसी तरीके से शेयर सर्टिफिकेट होता है, वो भी डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। ठीक है, ये सब हो गया। अब यहाँ से आज बात करनी है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है। ये भी कल पढ़ा दिए थे फीचर। एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए, 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, बायर और सेलर होने चाहिए, प्राइस कंसिडरेशन हमेशा प्राइस होगा, सब्जेक्ट मैटर गुड्स होगा, और ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट। जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट है वो इसमें भी होने चाहिए, जैसे फ्री कंसेंट वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस, ध्यान से सुनना। ये इस चैप्टर में गुड्स की डेफिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट, डिलीवरी सबसे इम्पोर्टेंट, और बाकी ये सब जो डिफरेंस दे रखे हैं, 3 चीज़ याद रखना। अक्सर जो क्वेश्चन बने हैं वो अपन ने पढ़ा सब है, रिवाइज भी सब किया है, लेकिन जो मोटा मोटा आप देखोगे पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस तो वो इसमें से बने हैं। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस सुनो। इधर नाम से वैसे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। सेल मतलब मैं आपकी दुकान पे गया, मैं माल लेके आ गया तो सेल हो गई। एग्रीमेंट मतलब मैं सिर्फ बोल के गया हूँ कि ये चीज़ मैं आगे लूँगा। आज मैंने सिर्फ क्या किया है, एग्रीमेंट। और अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एग्रीमेंट। सेल ऑफ गुड्स की एक खास बात है कि ये सेल पे भी लगता है और एग्रीमेंट टू सेल पे भी लगता है, इसीलिए यहाँ दे रखा है।
प्रॉपर्टी इन गुड्स यहाँ पे इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है। बार बार ये वर्ड आएगा, प्रॉपर्टी इन गुड्स, लिख लो ऑनरशिप या टाइटल। क्या? तीन नाम है, प्यार से मैं इसे PIG बोलता हूँ, PIG, प्रॉपर्टी इन गुड्स या फिर ऑनरशिप या फिर टाइटल। तो यहाँ पे ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पे ओनरशिप फ्यूचर डेट पे ट्रांसफ़र होगी। कब ट्रांसफ़र होगी? फ्यूचर डेट। नेक्स्ट, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि हो चुका है ना, मैंने माल दे दिया आपको। ये एग्जीक्यूटरी है, इसमें परफॉर्मेंस देनी अभी बाकी है, परफॉर्मेंस देनी अभी बाकी है। अब एक बात और सुन लो, एग्जीक्यूटरी में मैंने आपको दो पढ़ाए थे, बायलैटरल और यूनिलैटरल। अगर दोनों पार्टी को परफॉर्मेंस देनी बाकी है तो बायलैटरल, और एक पार्टी को परफॉर्मेंस देनी बाकी है तो यूनिलैटरल। ठीक है, ये एग्जीक्यूटेड है, ये एग्जीक्यूटरी है। नंबर 3 रेमेडीज, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा रेमेडीज। ब्रीच, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है और सामने वाला पैसे नहीं दे रहा तो सेलर उसे स्यू कर सकता है, कर ही सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है। तो सेलर कैन स्यू द बायर फॉर प्राइस बिकॉज प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी मतलब सेलर सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, पूरी प्राइस नहीं मांग सकता क्योंकि अभी तक आपने भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, जैसे आज आप मेरी दुकान से टीवी लेकर गए, मैंने बिल भी बना दिया, आपने कहा 1 महीने में पैसे दे देंगे, मैंने दे दिया दोस्ती यारी समझ के, चलो ठीक है। आपने 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो मैं आप पे केस करूँगा टीवी वापस लेने के लिए नहीं, प्राइस के लिए। टीवी तो ले लिया है आपने, लेकिन अगर आपने टीवी लेने का सिर्फ प्रॉमिस किया था और बाद में आप मना कर देते हो तो आई कैन ओनली स्यू फॉर डैमेजेस। अब टीवी का पैसा क्यों मांगू, टीवी तो मैंने भी नहीं दिया आपको, लेकिन मैं कहूँगा साले तू उस दिन आया, तू टीवी बुक करा के चला गया, 60,000 का टीवी था, एक ग्राहक मेरे पास आया था 65 मांग रहा था क्योंकि लिमिटेड एडिशन था, मैंने उसको नहीं दिया क्योंकि मैं तेरे को जवाब दे चुका था, और अब तू भी नहीं ले रहा है तो तू कम से कम मुझे 5,000 डैमेजेस तो दे, क्योंकि टीवी तो अभी 60 में बिकेगा, वो दे रहा था मुझे 65, तो 5,000 की डैमेजेस। तो बोलो मेरे साथ, इन केस ऑफ सेल सेलर कैन स्यू फॉर होल प्राइस, in case of breach, but in agreement to sale, seller can only sue for damages. Liability, अगर यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो बायर की लाइबिलिटी है, यहाँ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो सेलर की लाइबिलिटी, क्योंकि एक लाइन है 3 करोड़ की लाइन, रिस्क फॉलो ओनरशिप। क्या लाइन है? रिस्क हमेशा किसको फॉलो करती है? अगर ये मोबाइल का ऑनर मैं हूँ तो रिस्क भी मेरी है, और अगर ये मोबाइल का ऑनर BCC है तो रिस्क भी किसकी है? रिस्क फॉलो। आज ये पढ़ाते पढ़ाते मोबाइल गिर जाता है तो नुकसान BCC का होगा, भले गिरा मेरे से, लेकिन नुकसान किसका होगा? क्योंकि इसकी ऑनर कौन है? BCC। ये चल क्यों नहीं रहा है आज यार? रिस्क फॉलो ऑनरशिप, रिस्क हमेशा किसको फॉलो करता है? तो यहाँ पे ऑनर कौन है? बायर, तो रिस्क भी किसका है? यहाँ भी ओनरशिप ट्रांसफ़र, तो रिस्क भी किसका है? जैसे आज आप मेरी दुकान पे टीवी पसंद करके चले गए और मेरी दुकान में आग लग गई, तो टीवी आपने पसंद किया था लेकिन क्या ओनरशिप मिली थी आपको? तो टीवी की रिस्क किसकी है? मेरी क्या आपकी? सेलर की। किसकी? मेरी, मतलब क्योंकि अभी आपने टीवी ली, सिर्फ पसंद करी है। नेक्स्ट, रिस्क फॉलो ऑनरशिप, यहाँ पे आपको जस्ट इन रैम मिलेगा, राइट, यहाँ जस्ट इन पर्सोनम मिलेगा। ये थोड़े लैटिन फ्रेज है, बार बार आते हैं ये। जस्ट इन रैम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। क्या मतलब होता है? जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। क्या मतलब होता है? यहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में राइट मिलेगा, यहाँ पे आपको पर्सन के अगेंस्ट में राइट मिलेगा। यहाँ पे वर्ल्ड के अगेंस्ट में कैसे राइट मिलेगा? देखो, आपने मेरे से मोबाइल खरीदा, अब दुनिया की कोई ताकत वो मोबाइल ले सकती है आपसे। मान लो ये कौन सा है? ये रेडमी है, तो रेडमी कंपनी का मालिक भी आ जाए कि गौरांश मोबाइल दो, तो गौरांश देगा उसे? रेडमी कंपनी बोलेगी गौरांश हमने बनाया है मोबाइल, गौरांश दिस इज़ नॉट डन, हम खुद मालिक हैं, आपने कितने में खरीदा है मोबाइल? 20,000 में, लो 40 लो, नहीं दूंगा। रेडमी कंपनी का मालिक छोड़ो, चाइना का प्रेसिडेंट
चाइना का छोड़ो, अमेरिका का प्रेसिडेंट आ जाए तो भी गौरांश उसे नहीं देगा। ही हैज़ राइट अगेंस्ट होल बिकॉज ही हैज़ पेड फॉर इट, ही हैज़। अब उस फ़ोन में से सोना भी निकल जाता है तो वो सोना भी किसका है? गौरांश। क्योंकि फ़ोन किसने ख़रीदा है? गौरांश। चीज़ किसकी है? यहाँ पे आपको राइट मिलेगा सिर्फ उस पर्सन के अगेंस्ट में, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ। तो अगर आपने मेरे से एग्रीमेंट किया है तो यू हैव राइट अगेंस्ट मी, नॉट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। नेक्स्ट, सेलर यहाँ पे रीसेल नहीं कर सकता। कैसे करेगा? क्योंकि बायर की चीज़ है। यहाँ सेलर दोबारा किसी को रीसेल, क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र। इस पूरे पॉइंटों से एक चीज़ समझ में आ रही है कि सबसे पहले पहले पॉइंट को समझ लो। पहले पॉइंट को समझ के सब समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम सेलर टू बायर। सेल में प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर बायर को दे देता है। एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर बायर को नहीं देता है। तो जब आपने प्रॉपर्टी ही नहीं दी है तो बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी दे चुके हो। जब आप प्रॉपर्टी दे चुके हो तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मतलब आपने खरीद ली है वो चीज़। अब दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन, अब सेलर की ताकत नहीं है कि वो दोबारा उस चीज़ को क्या कर ले? रीसेल कर ले। मैं एक बात फिर बता देना चाहता हूँ, स्पेशली जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होती है ये एक अलग चैप्टर में समझाया गया है। आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई सेल में। इतना आसान नहीं है। ये भी कैसे पता चलेगा कि सेल है कि एग्रीमेंट टू सेल है? ये खुद ही प्रॉपर्टी से पता चलता है। ये लिख रहा है ना कि सेल में पीआईजी ट्रांसफ़र हो जाती है, और मैं इसको ऐसे पढ़ाता हूँ कि पीआईजी ट्रांसफ़र हुई है तो सेल है। आप कह रहे हो सेल में पीआईजी ट्रांसफ़र हो जाती है और एग्रीमेंट में नहीं होती है। कैसे पता चलेगा सेल है कि एग्रीमेंट है? आप कहोगे सर वो माल लेके चला गया तो सेल है, नहीं तो नहीं है। नहीं, ये भी क्राइटेरिया नहीं है, ये भी क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया इटसेल्फ ओनरशिप है। तो मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई मतलब सेल है, और ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई तो एग्रीमेंट टू सेल। बोलो, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई सेल है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई तो पॉज कर दो, खोल दो इसे। सही में? सही में तो ऐसा नहीं है ना? हाँ, धर्म परिवर्तन हो गया हो तेरा। लकी, वैसे नाम भी लकी रखा है तूने, फिर ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक आध वर्ड इधर उधर करने बस। यूसी। नेक्स्ट, सेलर किसी को रीसेल नहीं कर सकता। सेलर क्या नहीं कर सकता? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। आप बेची हुई चीज़ दोबारा किसको बेचोगे? यहाँ ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो आप चाहो तो रीसेल। लेकिन सर ये तो गलत है ना, आपने एग्रीमेंट कर लिया और दोबारा किसी को रीसेल कर लिया। गलत वलत कुछ भी नहीं है, डैमेजेस देनी पड़ेगी बस। क्या देनी पड़ेगी? एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्लॉट की डील कर रहा था मेरा दोस्त। वो प्लॉट बहुत बढ़िया लोकेशन पे था, उसको कुछ 30 लाख रुपए में मिल रहा था। उसने 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए और एग्रीमेंट कर लिया। 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए, एग्रीमेंट कर लिया। अब उसको 28 लाख रुपए एक टाइम पीरियड पे देने थे। उस टाइम पीरियड को नहीं दे पाया तो सामने वाले ने क्या करा, वो प्लॉट किसी और को दे दिया और मेरे दोस्त को 2 लाख रुपए वापस कर दिए। मेरे दोस्त ने कहा यार ये सही बात नहीं है। तो उसने कहा कि यार सही बात क्या नहीं है, एग्रीमेंट ही तो हुआ था, सेल थोड़ी हुई थी, और आपने मेरे को कहा था इस रेट पे देने को, आपने दिए नहीं। मैं 2-4 दिन रुका तो मेरे दोस्त ने कहा, मेरा दोस्त क्या प्रैक्टिकल बात कर रहा था, तो मैंने उसको समझाया था कि लॉ के हिसाब से तो तू ही गलत है, क्योंकि तूने एक डेट पे बोला था, तूने दिया नहीं। लेकिन वो प्रैक्टिकल बोल रहा था कि प्रॉपर्टी में 2-5 दिन इधर उधर होते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर उसने 5 तारीख बोली थी तो 10 तारीख को ही हो गए थे उसके पास अरेंजमेंट। उसका 8 या 9 को फ़ोन आया कि भाई 5 तारीख बोली थी, बोला मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा अरेंजमेंट। 10 तारीख को हो गया उसके पास अरेंजमेंट। तब तक तो वो भैया किसी और को बेच चुका। मैंने कहा देख इसमें गलती तेरी है वैसे तो, क्योंकि टाइम पीरियड दिया था और उसके पास तो राइट है रीसेल करने का, वो तो किसी को भी रीसेल कर सकता है, क्योंकि ओनरशिप अभी भी किसके पास है? सेलर के पास। नेक्स्ट, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। इसमें भी आपको यही समझना है कि प्रॉपर्टी किसके पास है। चलो मैं आपसे पूछूंगा, पहले भी मैंने आपसे ही पूछे थे। हाँ, तू बताना मनीष मल्होत्रा, मान ले मैंने कोई माल तेरे को बेचा, तो तू कौन है? मैं कौन हूँ? सेलर। अब सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो मेरे यहाँ लिक्विडेटर आएंगे, मेरी सारी चीज़ें बेचेंगे।
तो जो गुड्स मैंने तुझे बेचा है लिक्विडेटर वो बेच सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ओनरशिप तेरे पास है, इंसॉल्वेंट मैं हुआ हूँ। तो बोलो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर ऑफिशियल लिक्विडेटर will not sell the goods sold to buyer because ownership has been transferred to buyer। कितना सिंपल है। मेरे इंसॉल्वेंट होने से तुम्हारी चीज़ क्यों बिकेगी? अब उल्टा करते हैं, तू इंसॉल्वेंट हो गया, नहीं टॉपिक तो वही चल रहा है, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया। तो सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो ये 2 पॉइंट बनी गए कि आप बायर यहाँ पे आप आपकी चीज़ बेच सकते हो, लेकिन बायर के पास जो गुड्स है वो नहीं बेच सकते। ठीक है, हाँ पूछ रही। अब उल्टा कर लो, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट हो गया यहाँ, सॉरी अच्छा ये एग्रीमेंट टू सेल का है। हाँ, अब एग्जांपल, मैंने तेरे साथ सेल नहीं करी थी, एग्रीमेंट टू सेल करा था, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, लिक्विडेटर आया, वो चीज़ बेच सकता है। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप अभी भी मेरे पास है, एग्रीमेंट तेरे साथ हुआ है लेकिन बेच देगा वो, तो सेल में नहीं बेच सकता, एग्रीमेंट में बेच सकता। आप इस पॉइंट को समझने के लिए बस हिंदी में ऐसा लिख दो, यहाँ नहीं बेच सकता, यहाँ बेच सकता। अब आप बताना, मैंने चीज़ आपको बेची और आप इंसॉल्वेंट हो गए, लिक्विडेटर आया मेरे पास, ठीक है, अरे लिक्विडेटर आया आपके पास, चीज़ मैंने आपको बेच दी थी, तो जो आपके पास चीज़ है लिक्विडेटर उसे सेल कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि ओनरशिप किसके पास थी? बायर की। और अगर मेरा आपसे सिर्फ एग्रीमेंट हुआ होता तो नहीं कर सकता था, क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हुए हो लेकिन चीज़ किसकी है? मेरी है, क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफ़र। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया, ये सारे 10 के 10 पॉइंट है ना, इसको रटने की बजाय आप एक पॉइंट समझ लो अच्छे से, क्या कि ओनरशिप अगर ट्रांसफ़र हो गई है तो सेल है, और ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई तो रिस्क भी ट्रांसफ़र हो गई, बिकॉज रिस्क फॉलो 3 करोड़ की लाइनें हैं। कितने करोड़ की? रिस्क फॉलो ओनरशिप। नेक्स्ट आते हैं, अब डिफरेंस ही डिफरेंस है। अब सेल और एग्रीमेंट के बाद अब आते हैं सेल और हायर परचेज में डिफरेंस। किस में डिफरेंस? क्या हुआ? हायर परचेज क्या है अब? हाँ, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, नहीं कर सकता ना बेटा, राइट ही नहीं है उसके पास। जैसे लिख एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, किसके केस में पूछ रहे हो? कौन इंसॉल्वेंट हुआ था? बायर के सेलर? सेलर इंसॉल्वेंट हुआ है? नहीं, सुनो ना बेटा, मेरी बात तो सुनो। जैसे मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, लिक्विडेटर आया, हमारे बीच में सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, तो रूल ये है कि एग्रीमेंट के केस में वो चीज़ को सेल नहीं कर सकता। अब आप ये कह रहे हो उसने गलती से सेल कर दिया, तो अपन क्लेम कर सकते हैं क्या ऐसा? अच्छा हाँ, मैं सेलर हूँ, हाँ सेल कर दिया, ठीक है, फिर बायर, हाँ बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। हर केस में अगर आपने कोई भी तरीके के केस में एग्रीमेंट को तोड़ा है, उससे बायर को नुकसान हुआ है, क्योंकि अपन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि डैमेजेस के लिए प्री रिक्वेसिट है लॉस। बार बार बोलता था, डैमेजेस के लिए प्री रिक्वेसिट क्या है? लॉस। तू मेरे पे केस सब करेगी जब तुझे कोई नुकसान हुआ है। अब आज जैसे मैंने तेरे को कहा, अर्शी में तेरे को माइक बेचूंगा 50,000 में, तूने कहा ठीक है सर, तो मैंने कहा 1 महीने बाद आ जाना। अब 1 महीने में मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो लिक्विडेटर ये माइक लेके चला गया, तू आई 1 महीने बाद, सर आपने तो मुझे बेचने को कहा था, मैंने कहा मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो तू मेरे से डैमेजेस क्लेम करेगी अगर तुझे कोई नुकसान हुआ है तो। मार्केट में ये माइक की कमी थोड़ी है, कहीं से भी जाके ले ले, नुकसान तो हुआ ही नहीं है। हाँ हाँ, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, कहाँ से दूंगा? बेटा देख, डैमेजेस क्लेम करने की बात है। उसने पूछा क्लेम कर सकते हैं क्या? मैंने कहा कर सकते हैं, पे करने की बात नहीं। अब मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरे पास नहीं है, तो कहाँ से लाके दूंगा? इंसॉल्वेंट तो वही बंदा होता है जिसकी सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी होगा तो दे दूंगा, नहीं तो कहाँ से दूंगा। और इंसॉल्वेंसी में एक रूल होता है
सबके जो छोटे छोटे क्लेम होते हैं ना, उनको प्रोपोर्शनेट मिलता है, 50%, 60%, 40%, 20%। जितनी मेरी प्रॉपर्टी होगी केक कटेगा, सब में बटेगा। ऐसा नहीं है कि जो बेचारा 10,000 वाला है उसको तो कुछ नहीं मिला, पहले 1 करोड़ वाले को निपटा दिया। 1 करोड़ वाले को 80% मिलेगा तो 10,000 वाले को भी 80% मिलेगा। इसको 40% मिलेगा तो उसको भी 40% मिलेगा। ये होता है इंसाफ। क्या होता है ये? ऐसे नहीं कर सकते अपन कि पहले बड़े बड़े मुर्गों को निपटा दो, और ऐसे भी नहीं कर सकते पहले छोटे छोटे मुर्गों को निपटा दो। सब मुर्गे मुर्गी सब एक साथ निपटेंगे। एक डिफरेंस और पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, बुरा मत मानना यार, सॉरी। हाँ, तू तो मान ही नहीं सकता। थोड़ा क्या मेरे को कुछ चीज़ें गलत लग जाती है तो मैं क्या रिएक्ट कर देता हूँ, भाई आप भी। हाँ हाँ, वो तो अब मेरे को वो चीज़ है कि यार मेरे को कोई चीज़, अगर मैं मेरा काम ईमानदारी से ना करूँ ना, तो तुम मुझे बोलो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपनी पूरी लाइफ इस टीचिंग फील्ड को दे रखी है। तुम मेरे घर पे आके एक बार सुनना कि मेरे को कितने ताने सुनने मिलते हैं। मेरी वाइफ तो ये बोलती है कि आपकी ज़िंदगी मजदूर से भी ख़राब है। एक गाड़ी रिपेयर करने वाला मजदूर है ना मोटर मार्केट में, संडे को तो वो भी नहीं जाता अपनी दुकान पे। आप संडे को भी 3 बजे आते हो, 4 बजे आते हो। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का मतलब याद है क्या है? आधा दिन, मंडे टू सैटरडे पूरा काम और संडे को 3 बजे तक काम। तो कोई मुझसे पूछे मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, तो हाफ डे बस। उस आधे दिन में मैंने मूवी देखनी, इनको घुमा लाया कहीं, बच्चों को खाना खाए और आ गए। मंडे से सुबह से फिर वही चालू। तो मैंने ये खुद बनाई है अपने लिए, ठीक है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उसका, ठीक है। जब हम लोग सब्जेक्ट बांट रहे थे ना, जब हमने कोचिंग खोली थी, तो मुझे कोई मुर्तज़ा सर या अब्दुल्ली सर ने नहीं कहा था ये सब्जेक्ट तू ले, ये सब्जेक्ट तू ले। मैंने अपनी मर्ज़ी से लिए। मुझे लॉ अच्छी लगती थी, मैंने लॉ ली। इकोनॉमिक्स अच्छी लगती थी, मैंने इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स मुर्तज़ा सर पढ़ाते थे, तो मैंने उनको कहा कि यार तेरे को कंपनी और पार्टनरशिप पढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 12th में मैं पढ़ाता हूँ, तो तेरे को पूरी वापस मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे तो टिप्स पे है, तो मुझे दे दे। तो फिर मैंने ये भी लिया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 3 साल पहले मुझे बच्चों ने कहा कि सर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा हेल्प कर दोगे क्या? तो मैंने पढ़ाया। तो मैंने कहा यार इसमें तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ये सब आता है, और ये सब तो मुझे FM में काम आता है, तो लो चलो मैं ही पढ़ा देता हूँ। तो वो मैंने लिया। और जब मैंने ही खुद लिए ये सब चीज़ें, तो ठीक है, अब झेलेंगे उसे। तो ये मैंने खुद करा है। अब जब मैं इतना करूँ, उसके बाद कोई मेरे को ये सिखाए कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, तो थोड़ा लग जाता है इंसान। मैं मेरा काम जिस दिन ईमानदारी से ना करूँ ना, उस दिन बिंदास मुझे बोलो सर आपने ये नहीं किया। इस कोचिंग में मुझे पता नहीं है मेरे शब्द सही है कि नहीं है, लेकिन इस कोचिंग में बच्चों के इंटरेस्ट में मेरे से ज़्यादा कोई नहीं सोचता होगा। ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा इस प्रीमाइसेस में बच्चों के लिए कोई नहीं सोचता होगा। तुम हमेशा मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहोगे, फैमिली से भी ऊपर, टाइम देने के मामले में। लेकिन अब जिस चीज़ में जितना होता है उसमें जो टाइम लगना है वो लगेगा। अब मैंने एक चीज़ बना रखी है कि मुझे ऐसे चलना है, वो चीज़ को मैं बहुत अच्छे से चला रहा हूँ, तो मुझे वैसे चलाने दो। वो कहते हैं इंग्लिश में ट्रस्ट दी प्रोसेस। क्या कहते हैं? जिम जाओ, खेलने जाओ, पढ़ाई करो, व्हाटएवर अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, ट्रस्ट दी प्रोसेस, वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे केस में तो बिल्कुल ट्रस्ट कर लो आँख बंद करके कि मैंने ऐसे बोला है तो वैसे चलो। पहले थोड़ी हो तो कितने निकाले हैं, तुम्हें भी निकालेंगे, है ना। चलो, सेल और हायर परचेज में डिफरेंस पढ़ते हैं। ये तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस था। किसमें डिफरेंस था? एग्रीमेंट टू सेल में। अब डिफरेंस पढ़ते हैं सेल में और हायर परचेज में। देखो इधर, हायर परचेज एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदते हो। जैसे आप बाइक लेने गए, आपने डाउन पेमेंट दे दी और इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद ली। कार लेने गए, आपने डाउन पेमेंट दे दी, इंस्टॉलमेंट में ख़रीद ली, तो उसे हायर परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायर परचेज। अपन बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे लिए, लोन पे लिए, लेकिन टेक्निकली उसको क्या बोलना चाहिए? हायर परचेज।
अब देखो इसमें सेल में भी वही चीज़ है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। हायर परचेज में प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। जब आप गाड़ी के लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो ना, तब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। उससे पहले ओनरशिप जो कार लेके आते हैं, ठीक है, बोलते हैं नई कार उठाई, हाँ शोरूम से उठाई है, कैसे ली, लोन पे, ठीक है, तो वो ओनर नहीं है। कौन नहीं है वो लोग? वो कहते तो है मैंने उठाई है, मैं ओनर हूँ। वो ओनर कब बनेगा? जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है यहाँ पे इमीडिएटली, यहाँ ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट। कब होती है? लास्ट इंस्टॉलमेंट। सेकेंड, यहाँ पे बायर ओनर है, बोल सकता है मैं ओनर हूँ। तो जो लोग बोलते हैं ना मैं कार्ड लेके आया हूँ, मैं ओनर हूँ, नई कार्ड ली है मैंने, ले पार्टी देता हूँ, मध्य पार्टी अभी मत दे, कब देना? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट चुका दे। तू ये कहने का हकदार नहीं है कि तू ओनर है, तू अभी बेली है। बेली कौन है? तू सिर्फ यूज़ कर रहा है, मालिक यहाँ पे तू बिंदास बोल मालिक है। तो देखो कितनी कमाल की बात है, भारत में 90% लोग जो नई कार्ड लेते हैं वो मालिक नहीं है, और जो लोग पुरानी कार्ड लेते हैं वो मालिक है। क्योंकि भारत में 90% लोग जो नई कार्ड लेते हैं वो फाइनेंस पे लेते हैं। एग्री? कोई भी कैश देके, छोटी कार हो तो फिर भी अल्टो ले भी ली, वो तो अल्टो 7 लाख पे पहुंचा दी इन्होंने, मरो ने। हाँ बहुत टैक्सेस है, 5, 5.5, 6 लाख तो मैंने लास्ट अपडेटेड प्राइस देखा था, ठीक है। कितने टैक्स है यार कार पे, बहुत टैक्स है। 28% GST तो फ्लैट है। कार को तो ऐसा लग्जरी मान रहे हैं लोग कि अल्टो से लेकर मारुति 800 तक सब लग्जरी है, 28% है। हाँ और क्या, चलो जल्दी बन जाओ सीए तो कार तो लो कम से कम। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आमीन। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ पहला क्या था? प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी इमीडिएटली, यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी लास्ट वन। यहाँ पे आप ओनर कह सकते हो अपने आप को, यहाँ पे आप अपने आप को बेली कहोगे। बायर के पास टर्मिनेट करने का राइट नहीं है, क्योंकि ले ही लिया आपने चीज़, अब कैसे टर्मिनेट करोगे? अब आप ओनर हो। सुनो, हायर परचेज में जो हायरर है वो टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन उसने जो इंस्टॉलमेंट दे दी वो गई, उसे हायर चार्जेस मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? ये जितने भी लोग कार लेके आते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, कार की इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाते, क्योंकि ये सारे जो लोग कार खरीदते हैं ये जॉब के हिसाब से खरीदते हैं। इनकी जॉब लगते ही कार ले लेते हैं, जबकि इनको पता नहीं है कि जॉब कभी भी चल जाए, पे कभी भी कम हो जाए। लोग बिज़नेस को फ्लेक्सिबल मानते हैं कि ये बिज़नेस तो फ्लेक्सिबल है, इस बार आया नहीं, जॉब तो फिक्स है, उसमें तो हर महीने सैलरी आएगी ही सही, तो कार ले लेते हैं। मैं स्कूल पढ़ाने जाता था, मैक्सिमम टीचर कार से आते थे, मैं बाइक से जाता था, ठीक है। अब वो एक तो ऐसे टीचर ने कार ले रखी थी जिसकी सैलरी 32,000 थी और कार की EMI 20,000 जाती थी, वो 12,000 में अपना घर चलाती थी। मैं कहा ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी हो गया है, 32,000 की सैलरी में आपने 20,000 कार की EMI भरते हो। और लॉकडाउन लगा, टीचर की सैलरी आधी हो गई, अब हो गई 16 और कार की EMI थी 20। अब कार चलाए कि घर चलाए? तो कार दे दी, तो जितनी इंस्टॉलमेंट वो टीचर ने भरी सारी गई, क्योंकि रूल ये है कि अगर आप टर्मिनेट करते हो तो आपको गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा विदाउट एनी लायबिलिटी। आप फ्यूचर में कुछ भी पे नहीं करोगे, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। ये बहुत बेकार चीज़ है। रिस्क बताने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क फॉलो ऑनरशिप। यहाँ पे रिस्क कौन है? सेलर, तो ऑनरशिप भी किसकी है? यहाँ पे रिस्क कौन है? अरे सेलर, यहाँ पे जिसने बेचा है। अभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र, ऑनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफ़र होगी, तो रिस्क किसकी है? सेलर की। बायर की रिस्क, यहाँ पे बायर की रिस्क है, सॉरी, यहाँ पे किसकी है? क्योंकि यहाँ ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, यहाँ ऑनरशिप ट्रांसफ़र वही वो। हाँ अच्छा, इंसॉल्वेंसी में जनरल बात कर रहा था। यहाँ पे बायर इंसॉल्वेंट हुआ है, अगर बायर इंसॉल्वेंट हुआ है, सुनो, तो आपने बायर को दे दिया था और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं ये कह रहा हूँ आप उससे गुड्स वापस नहीं ले सकते। लेकिन अब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसे भी नहीं ले सकते। पैसे क्यों? क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो पैसे गए आपके। तो उस सेंस में बोल रहा है ये सेलर की क्या है? रिस्क है, क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो आप गुड्स भी वापस नहीं ले सकते, क्योंकि गुड्स उसका है, ठीक है। और मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि अगर उस गुड्स को आग वाग लग गई तो गुड्स किसका है? बायर का है, तो रिस्क भी किसकी है? बायर की है। इंसॉल्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहले जनरल बात कर रहा हूँ। और अब इंसॉल्वेंसी की बात करें तो बायर इंसॉल्वेंट हो गया और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो रिस्क किसकी है? सेलर की।
यहाँ पे अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो गया, उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो रिस्क सेलर की नहीं है, क्योंकि सेलर अपनी गाड़ी उठा के ले आएगा। ऐसे ही तो होता है, जब आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो तो सेलर क्या करता है, गाड़ी उठा के, और अब इस केस में तो सेलर भी नहीं उठाता, इस केस में तो बैंक उठाता है। ये जितनी भी कार कंपनियां हैं ना, महिंद्रा हो गया, मारुति हो गई, हुंडई हो गई, ये कोई भी कार अब खुद इंस्टॉलमेंट में नहीं देती है, नहीं तो कंपनियां डूब जाएगी। ये किससे फाइनेंस करवाते हैं, बैंक से। तो आपको जो इंस्टॉलमेंट दे रही है वो बैंक दे रहा है। कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, ठीक है। अरे सेलर के पास आएगा ना, तू इंस्टॉलमेंट हो गई और तूने मुझे पैसे नहीं दिए, तो रिस्क मेरी है ना, मेरा पैसा भी गया, माल भी गया, माल वापस थोड़ी ले सकता हूँ मैं तेरे से, क्योंकि ऑनर तू है ना। हाँ दे दिए थे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई रिस्क थोड़ी है। ये उसी सेंस में बोल रहा है, पैसे नहीं दिए थे तो रिस्क है, तो पैसे दे दिए थे तो काहे की रिस्क है। आप जाओ, आपका काम जाने, मेरे पास पैसे आ गए। इसीलिए तो मैं पहले तुम्हें जनरल बता रहा था, इंश्योरेंस नहीं बता रहा था। पहले जनरल रूल ये है कि आपने अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी बायर को, तो रिस्क भी किसकी है, बायर की। तो अगर माल जल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बायर की। अब इसमें इंसॉल्वेंसी का तड़का लगा दो कि अब बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी रिस्क किसकी है, बायर की है। लेकिन आपकी रिस्क कहाँ से आएगी, अगर बायर ने आपको अभी तक पैसे, तो आप उससे पैसे रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, और माल भी नहीं ले सकते क्योंकि माल उसका है, कैसे लोगे। ये बात है, उस सेंस में बोल रहा है। रीसेल, बायर रीसेल कर सकता है क्योंकि ओनर है। यहाँ पे हायर परचेज रीसेल तब तक नहीं कर सकता जब तक उसने सारे इंस्टॉलमेंट पे, कभी भी कोई फाइनेंस वाली गाड़ी को उठा के लाओ, कुछ लोग फाइनेंस की गाड़ियाँ उठा लेते हैं, तो उसमें ध्यान रखना आगे की इंस्टॉलमेंट आपको भरनी पड़ेगी, और अगर आपने भी नहीं भरी तो बैंक तो गाड़ी उठा के ले जाएगा, पिक्चर आपकी बनेगी। तो ऐसा है, कभी भी हमारे पास एक डील आ गई, बहुत नई के नई गाड़ी थी, बताया था ना मैंने आपको, और एक हमारा क्लाइंट था, वो हमें अकाउंट्स के पैसे नहीं दे रहा था, उसके हम 2 साल से अकाउंटिंग कर रहे थे, जीएसटी के रिटर्न भर रहे थे, ये कर रहे थे, उसका ऑडिट में एक केस फंसा हुआ था, वो हमने सॉल्व किया, तो वो साला पैसे ही नहीं दे रहा हो। तो हमने कहा भाई साहब आप पैसे वैसे दो, नहीं तो आप आवामत में आ गए। तो कार की चाबी देके चला गया, बोला सर आप तो कार ले लो, अगर आपको मेरे पे विश्वास है आप तो कार चलाओ, कार भी आपकी है, आप तो मेरे को 1.5 लाख रुपए दे दो, मैं मेरे दूसरे मार्केट के कर्जे उतार लूँगा, i20 है, आप मार्केट में वैल्यू देख लो। मैं देखी यार बहुत बढ़िया वैल्यू थी, कार चलाई, कार भी बहुत शानदार, लेकिन हमने जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लिया। एक बैंक में बंदा था, उसको पेपर भेजे, तो बोला सर ये तो गाड़ी फाइनेंस पे है, 12 महीने से इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है ये गाड़ी भी अभी 1.5 लाख दे देते तो गाड़ी भी जाती है और 1.5 लाख भी जाते हैं, और प्रैक्टिस का जो पैसा उलझा हुआ था वो भी जाता। हमने कहा ये ले लो, चल दो यहाँ से, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट वाली जो भी गाड़ियाँ होती है उसमें हायर परचेजर उसको रीसेल, वो आ गया हमारे को रीसेल करने, वो नहीं कर सकता जब तक वो क्या पे ना कर दे, सारी इंस्टॉलमेंट। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में, गुड फेथ, अच्छे विश्वास में, बोनाफाइड, मासूम। और बोलूँ कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, सेल और बेलमेंट में क्या फ़र्क होता है, किसमें, सामने देखो, सेल में तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर वापस वही बात। बेलमेंट क्या है, बेलमेंट में आप कोई चीज़ किसी को यूज़ करने के लिए देते हो, विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। बोलो, बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट सेल में तो कंसिडरेशन होगा ही सही। तो यहाँ पे है प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होती है, यहाँ प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र नहीं होती है, सिर्फ यूज़ करने के लिए देते हैं। यहाँ गुड्स रिटर्न नहीं होते, सेल हो गई है, रिटर्न कहाँ से होंगे, यहाँ गुड्स क्यों होते हैं, रिटर्न होते हैं। याद रखना, बेलमेंट में गुड्स का रिटर्न होना अनिवार्य है। अगर आप मुझे गुड्स रिटर्न ही नहीं कर रहे हो तो बेलमेंट नहीं है वो। या तो आप मुझे रिटर्न करोगे, या मेरे कहने पे किसी और को दोगे, या मेरे कहने पे उसको आग लगा दोगे, मेरे कहने पे लगाओगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भैया ये बहुत पुरानी हो गई है चीज़, तो यूज़ करना, जितना टाइम यूज़ आए उतने टाइम यूज़ करना, उसके बाद मुझे मत देना, है तो बहुत पुरानी है, कबाड़ वबाड़ में बेच देना। तो तुमने मेरे कहने पे डिस्पोज कर दिया तो भी बेलमेंट है। तो इस आपने को तो रिटर्न होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं पहले पूरा समझा रहा हूँ। बेलमेंट में समझा रखी है ये बात,
बेलमेंट में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि बेली रिटर्न करेगा बेलर को पर्पस पूरा होने के बाद, यहाँ तो अधूरी बात लिखी हुई है, वहाँ ये लिखा होता बेलमेंट में बेलर को रिटर्न करोगे या फिर उसके इंस्ट्रक्शन पे उस गुड्स को डिस्पोज करोगे, उसके वो भी बेलमेंट है, वो भी क्या है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू बेलर, इफ बेली हैव डिस्पोज द गुड्स on instruction of baler then also it is a bailment, then also it is a bailment. Next, यहाँ पे कंसिडरेशन से प्राइस होगा, यहाँ कंसिडरेशन ग्रेचुटस भी हो सकता है, नॉन ग्रेचुटस मतलब सेवा भाव में, नॉन ग्रेचुटस मतलब बिना सेवा भाव के, मतलब बेलमेंट में कंसिडरेशन हो या ना हो, लेकिन सेल में तो कंसिडरेशन, मैं आपको अगर ये चीज़ सेल करूँगा तो पैसे नहीं लूँगा कि आपसे लूँगा, लेकिन यूज़ करने के लिए दूंगा, कोई बुक दी मैंने आपको अच्छी पढ़ने के लिए तो बेलमेंट है। अब मैं पैसे थोड़ी लूँगा आपसे वो बुक के, आप मेरे को पढ़ के वापस दे देना। ये हेडिंग देखो, 3 करोड़ की हेडिंगें हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, हाउ मेड, हाउ मेड, रेडीमेड, ठीक है। एक और है, कहाँ है, हाँ ये सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर के भी होते हैं भैया, ये भी सुन लो छोटी सी चीज़। कई बार आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेल ऑफ गुड्स का और कई बार आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेल ऑफ वर्क एंड लेबर का। वर्क एंड लेबर के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, मैंने आपको एक रॉ गोल्ड दिया, एक 100 ग्राम की गिन्नी दी, गिन्नी समझते हो, गिन्नी बोलते हैं ना आप लोगों में भी, क्या बोलते हैं, गिन्नी बोलते हैं, वो जो गोल्ड कॉइन होता है या वो होता है, गिन्नी वर्ड सुना है तुम लोगों ने, गिन्नी बोलते हैं। तो मेरे पास एक 100 ग्राम की गिन्नी है, मैंने वो 100 ग्राम की गिन्नी हमारे सोनी साहब को दी। कोई है, सोनी है यहाँ पे, है, खूब पैसा होगा अभी तो, हाँ 80,000 पहुँच गया है। यही सोच रहे होंगे इजराइल लड़ता रहे वहाँ पे, तुम्हारी हैसियत बढ़ता जाएगा। फीस भी दे दी तूने, सारी एक साथ ही देगा, देख तो सही, संडे में तो देख। तो अब जो है हमारे हर्ष सोनी जी हैं, पहली बार एग्जाम्पल में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो हर्ष सोनी जी है, इनको मैंने 100 ग्राम की गिन्नी दी कि इससे मेरे को एक चूड़ी उड़ी बना के दे दे, 2 चूड़ी बना के दे दे। तो इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और इसने मुझे चूड़ी बना के दे दी। तो वो जो चूड़ी इसने बना के दी वो गुड्स नहीं है, वो सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो वर्क एंड लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है। किसका कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि माल तो मैंने दिया था ना, इसने तो मुझसे क्या किया, सिर्फ लेबर ली, क्योंकि गिन्नी तो मैंने दी थी। सेम ऐसे ही अपन टेलर के यहाँ जाते हैं, कपड़ा अपन देते हैं, वो तो सिल के देता है, तो वो सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो वर्क एंड लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है। बस इतना याद रखना कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सब क्या करना क्या है, ये लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ये तो सिर्फ सेल ऑफ गुड्स पे लगेगा, वर्क एंड लेबर पे, ठीक है। तो वर्क एंड लेबर तो सर्विस हो गई, तो वो सर्विस के लिए तो सर्विस टैक्स, मतलब सर्विस के अलग कानून है। हाँ, इसके लगते ही नहीं है ना, सेल ऑफ गुड्स पे ही लगते हैं। तो सिर्फ अब बोला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड एंड सम आर फॉर प्राइस, बट व्हेन नो गुड्स आर सोल्ड देयर इज ओनली डूइंग सम लेबर वर्क। आप गुड्स बेचते ही नहीं हो, सिर्फ लेबर वर्क करते हो, तो वो वर्क एंड लेबर है, सेल नहीं है। साफ साफ मना किया है, इट इज़ नॉट सेल ऑफ गुड्स, वो वर्क एंड लेबर है। ये रहा, आपने गोल्ड स्मिथ, वही आ गई ना बात, ये सुनार को आपने क्या दिया, गोल्ड दिया, और उसने आपको क्या करके दे दिए, ऑर्नामेंट बना के दे दिए। या किसी को, आर्टिस्ट को आपने कहा मेरी पिक्चर बना दे, उसने आपकी पिक्चर बना के दे दी। या आपने किसी नॉर्मल बंदे को, टेलर को कपड़े दिए, उसने आपको कपड़े बना के दे दिए। तो कपड़े बनाना, पिक्चर बनाना और चूड़ी बनाना, ये सब वर्क और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, वर्क एंड लेबर। आगे आयो, इस हेडिंग पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। इस लाइन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, इस लाइन के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि सेल ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कितने प्रकार का होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। तो इसका ये मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कितने तरह का होता है। तो देखो इसने बोला है 1 2 3 4 5 6, इन सब में क्या बता रखा है, मेरी बात सुनो। कई बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसा होता है, जिसमें सुनो आप प्राइस भी बाद में देते हो, डिलीवरी भी बाद में होती है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिलीवरी पहले हो जाती है, प्राइस बाद में होता है।
कई बार प्राइस पहले होती है, डिलीवरी बाद में होती है, 3 हो गए। कई बार डिलीवरी और प्राइस साइमल्टेनियस होती है, इस हाथ दे इस हाथ ले। कई बार डिलीवरी और प्राइस दोनों पार्ट पेमेंट में होती है, इंस्टॉलमेंट में होती है कि तू मुझे 10-10 किलो राइस देता जाना, मैं तेरे को 1000 रुपये देता जाऊँगा। तो डिलीवरी भी इंस्टॉलमेंट में और प्राइस भी, या फिर सिर्फ प्राइस इंस्टॉलमेंट में और डिलीवरी फुल, तो कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे इसने कहा है कि कितने प्रकार के सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसने 6 बोले हैं, अभी मैंने आपको 6 बताए, और भी हो सकते हैं। ये लिस्ट इंक्लूसिव है। क्या है? इसमें और चीज़ें जोड़ी जा सकती है। ठीक है, ये देख लो, इमीडिएट डिलीवरी हो जाए, इमीडिएट पेमेंट हो जाए, डिलीवरी बाद में हो जाए, या सेल हो जिसमें आज ही बाय हो जाए आज ही सेल हो जाए, मतलब हाथों हाथ हो जाए। फिर यहाँ पे बोला है कि इमीडिएट डिलीवरी हो जाए, इमीडिएट पेमेंट हो जाए। यहाँ पे डिलीवरी और पेमेंट दोनों बाद में हो, इंस्टॉलमेंट में हो गया। तो कितने भी तरह के हो सकते हैं। एक बार फिर देख लो, दोनों साथ में हो जाए, एक पहले एक बाद में, दूसरा पहले पहला बाद में, दोनों बाद में, दोनों साथ में दोनों बाद में, ये 2 है। और दोनों एक पहले एक बाद में, एक बाद में एक पहले, ये 4 हो गए। दोनों इंस्टॉलमेंट में, एक इंस्टॉलमेंट में, एक हाथों हाथ हो गया। ये किसकी बात हो रही है? प्राइस और डिलीवरी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, सेल ऑफ गुड्स में सबसे मेन क्या होता है? प्राइस और डिलीवरी। प्राइस और डिलीवरी समझ लोगे तो ऑनरशिप अपने आप समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर बोलूँगा, ऑनरशिप की एक अपनी अलग चर्चा है कि ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र। ऑनरशिप के 2 नाम हैं, टाइटल या प्रॉपर्टी इन गुड्स। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर। इसमें 2-3 छोटे छोटे सेक्शन दे रखे हैं, 6, 7, 8, 9 और 10, और ये शायद समाप्त हो जाएगा, ख़त्म। तो ये 4 छोटे छोटे सेक्शन समझा देता हूँ, जिसमें 2 तो बिल्कुल ही लल्लू है। 6, अगर आप एग्जिस्टिंग गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मतलब आपके गुड्स का सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टिंग गुड्स है, तो ऑनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट मैटर फ्यूचर गुड्स है, तो ऑनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफ़र वो बाद में ट्रांसफ़र होगी। तो अगर आप कोई एग्जिस्टिंग गुड्स लेने आए और एग्जिस्टिंग गुड एग्जिस्ट भी कर रहा है और आपने स्पेसिफाई भी कर दिया उसे, तो हाथों हाथ ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, भले डिलीवरी कभी भी हो, सुन लो। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर गुड्स में डिलीवरी तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर गुड्स अभी रेडी, तो इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र, तो इसमें बस इतनी सी बात लिखी हुई है सेक्शन 6 में। सेक्शन 7, अगर आपके गुड्स, अब सेक्शन 7 और 8 में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखना वर्ड टू वर्ड सेम है। इधर देखो, सेक्शन 7 ये कहता है, सुनो, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, और उसके बाद गुड्स पेरिशेबल हो गए, मतलब ख़राब हो गए, ख़राब हो गए, तो फिर रिस्क किसकी है? तो वही देखना है कि अगर ओनरशिप बायर की है तो रिस्क भी किसकी है, ओनरशिप सेलर की है तो रिस्क भी किसकी है। देखो, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा इफ द गुड्स बिना नॉलेज ऑफ सेलर एंड बायर, बिना सेलर की नॉलेज के पेरिश हो गए, डैमेज हो गए, और वो अपना डिस्क्रिप्शन अब नहीं बता सकते, या तो पेरिश हो गए, डैमेज हो गए, मतलब ख़राब हो गए, या फिर ऐसे हो गए कि अब उन्हें देख के पता नहीं चलेगा कि ये कौन से गुड्स थे, अपना डिस्क्रिप्शन खो दिया उन्होंने। जैसे कि कुछ चीज़ें मिक्स हो गई, अब तेल था धुल गया और वो सब चीज़ों में मिक्स हो गया, तो वो अपना डिस्क्रिप्शन खो दिया। तुअर की दाल मसूर की दाल में मिक्स हो गई, डिस्क्रिप्शन खो दिया। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो किसकी बिना नॉलेज की हुआ है, तो सेलर की कोई गलती। ये देखो वही गोडाउन वाला एग्जांपल। अब इसी को सेक्शन 8 में देखो, वेयर देयर इज अ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स है बट सब्सिक्वेंटली गुड्स विदाउट द फॉल्ट। अब देखो वही वाली बात है, बिना सेलर के, बिना बायर के, फॉल्ट के गुड्स डैमेज हो गए, उनका डिस्क्रिप्शन भी खराब हो गया, और अभी तक तो रिस्क बायर को भी नहीं हुई थी, तो एग्रीमेंट तब भी क्या हो जाएगा, वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया था, वॉइड, एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में जो मेन बात है ना, वो ये है कि ओनरशिप अगर ट्रांसफ़र हो गई थी तो रिस्क बायर की है, और एग्रीमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तो रिस्क सेलर की। ये बात मेन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बाहर में जाए वॉइड वैलिड। ये बताओ रोकड़ा कौन भुगतेगा, क्योंकि इसमें सेलर की भी गलती नहीं है, बायर की भी गलती नहीं है। गोडाउन में आग लग गई, मैं क्या करूं? अब गोडाउन में जो माल पड़ा था अगर वो मेरा था, रिस्क तो मेरी है। गोडाउन में जो माल पड़ा था, सुन लो, वो बायर का था, बायर ने कहा था कि थोड़े टाइम के लिए आपके यहाँ रख लो, तो रिस्क आपकी है। तो मेन इन दोनों पॉइंट में ये समझने वाली बात है कि रिस्क किसकी है, और वही 3 करोड़ की लाइन है, रिस्क फॉलो। तो इफ
Without the fault of buyer and seller, goods become perishable or badly damaged, then contract will become void, agreement will become void. But risk is of owner. If ownership has been transferred, then risk is of buyer. If ownership has not been transferred, risk is of seller. ये बात याद रखना। खत्म। अब दो प्राइस से रिलेटेड है, दो सेक्शन, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 ये कहता है कि प्राइस कैसे निकालें। वैसे तो मेरी बात सुनो, कोई भी सेल ऑफ गुड्स में प्राइस आप खुद ही निकालते हो। आप बोल दो कितनी प्राइस है, मैं बोल दूंगा प्राइस कितनी है, मार्केट बोल देगा। तो इसमें ना वो जनरल बात नहीं लिखी हुई, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात लिखी हुई है। जनरल में तो प्राइस सेलर ही निकालता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात क्या है कि कई बार प्राइस जो है वो ये तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होती है, ये तो ठीक है। कई बार आप प्राइस को फिक्स नहीं करते, उसको किसी वैल्यूअर के ऊपर छोड़ देते हो। जैसे गोल्ड है, गोल्ड में अगर मैंने इससे कहा हर्ष से कि हर्ष मैं मेरी बहन की शादी है 3 महीने बाद, तो अपन को ये चीज़ बनानी है, तो एक एस्टिमेट बना के दे दे यार हर्ष, तेरे को पता है माल तो मैं तेरे से ही लूँगा सारा। तो हर्ष ने कहा 2 चूड़ी, ये 1 सेट, ये हार, ये फलाना डिमकड़ा। तो उसने कहा सर इतने का पड़ेगा, आप 10 लाख रुपए अरेंज कर लो। मैं कहा ठीक है यार 10 लाख मेरे को अरेंज कर लो। अरे सर एक मिनट रुको, ये 10 लाख आज की रेट से है, आपकी शादी 3 महीने बाद है। 3 महीने बाद गोल्ड ऊपर गया तो रेट और बढ़ जाएगी, और गोल्ड नीचे आया तो यहाँ पे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड नहीं होगी, मैनर डिसाइडेड है। कि वो मैनर क्या है कि भैया कोई वैल्यूअर, कोई मार्केटर, डिमांड सप्लाई फोर्सेस, क्योंकि गोल्ड तो डिमांड सप्लाई से ही चलता है। अभी इसराइल और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो गोल्ड का भाव ऊपर है, बीच में रशिया यूक्रेन में चला था ऊपर है, ये तो चलता रहता है। और एक होता है कई बार कोर्स ऑफ डीलिंग से, कई बार प्राइस डिटरमाइन होता है कोर्स ऑफ डीलिंग। कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब कैसे कि आज ये सपोज करो मेरे से आप हमेशा माल लेते हो और हर दूसरे दिन आप मेरे से माल लेते हो, तो हम क्या करते हैं कि रोज़ रोज़ प्राइस नहीं लगाते हैं, मंथली एवरेज ले लेते हैं। जैसे आप मेरे से खाने पीने के आइटम लेते हो, कोई रॉ मटेरियल लेते हो जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता, कभी 26.3 होती है प्राइस, कभी 26.4 होती है, कभी 26.2 हो जाती है, और आप मेरे से हर दूसरे दिन माल लेते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि उस दिन का रेट ना लगा के मंथली एवरेज ले लेता हूँ, और आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ये हो गया ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ डीलिंग। तो प्राइस निकालने के कोई भी तरीके हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा प्राइस डिसाइड करे, जैसे एमएसपी में होता है। एमएसपी में रेट कौन डिसाइड करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसान भी नहीं करता, मंडी वाला भी नहीं करता, कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट। क्योंकि एमएसपी किसने सेट करी है? अब आपको किस पे खरीदना पड़ेगा? एमएसपी। किसान बेचेगा भी किस पे? एमएसपी। एमएसपी भी कैसा एग्जाम्पल है, गोल्ड इसका एग्जाम्पल है। तो ये परसेप्शन याद रखना कि ज़रूरी नहीं है, बेटा तू सुन रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस सिर्फ पार्टी ही निकाले। प्राइस मार्केट से भी निकल सकता है, प्राइस गवर्नमेंट भी निकाल सकती है, प्राइस कोर्स ऑफ डीलिंग से भी निकल सकता है। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस वेयर प्राइस इज डिटरमाइंड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ बायर एंड सेलर। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस हिसाब से प्राइस निकाला जा सकता है। लास्ट सेक्शन 10, अगर कोई प्राइस थर्ड पार्टी को निकालना था, जैसे मैंने हर्ष से कहा हर्ष मैं तेरे को चीज़ बेचूंगा उस प्राइस पे जो प्राइस हरदीप बोलेगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा प्राइस? हरदीप। हरदीप कौन हो गया? थर्ड पार्टी। तो इसमें 3 रूल दे रखे हैं, बराबर से सुनना। अगर एग्रीमेंट में ये दे रखा था कि प्राइस हैज़ टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी वैल्यूएशन ही नहीं कर पाई, कैन नॉट मेक सच वैल्यूएशन, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम। अब मैं और हर्ष गए, हरदीप हम दोनों ने डिसाइड किया था हमारा प्राइस तो तू ही निकालेगा, तो बता जल्दी ये कितने का होगा? 20 का होगा ना, 20 का, ठीक है। हर्ष ने कहा बता हरदीप 20 का होगा कि 25 का होगा? ये बता, ये 20 का बोल रहे हैं, हमने कहा था तू निकालेगा प्राइस। हरदीप इधर देखता है, इधर देखता है, ये तो रज़िया गुंडों में फंस गई, ठीक है। तो हरदीप ने कहा मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता। अरे ये तेरी फील्ड का काम है ना, तूने कहा था। नहीं पता मेरे को, जाओ तुम कर लो। तो अगर थर्ड पार्टी ने ही मना कर दिया, ही कैन नॉट मेक वैल्यूएशन, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम। लेकिन इसमें 2 स्पेशल केस सुनो। अगर थर्ड पार्टी को कोई प्रिवेंट कर रहा है, जैसे मैं आंख दिखा रहा हूँ, हरदीप बोलने वाला था 25, कोर्स बाकी है, ठीक है, तो मैं मना कर रहा हूँ उसको, तो मैं उसे मना कर रहा हूँ प्राइस निकालने से, मैं उसे प्रिवेंट कर रहा हूँ, तो फिर आपको डैमेजेस देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो निकालना चाहता था, मैं मना कर रहा हूँ। और केस नंबर 3, अगर बायर ने उस गुड्स की डिलीवरी ले ली है, इस पर क्वेश्चन भी दिया था मैंने तुम्हें टेस्ट में, इसका टेस्ट लिया था ना मैंने तुम्हारा,
एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया था, उसमें शायद आपने सही किया था मैक्सिमम बच्चों ने। तो अगर आपने डिलीवरी ले ली उस चीज़ की तो फिर आपको रीज़नेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था हर्ष प्राइस हरदीप निकालेगा और मैं लेके आ गया, यूज़ भी कर लिया, खा लिया, पी लिया, हरदीप तो प्राइस ही नहीं निकाल पा रहा, तो हरदीप को हटाओ साइड में। अब हर्ष बोलेगा सर देखो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता, लेकिन आपने तो चीज़ ही यूज़ कर ली, खा लिया, पी लिया, अब आप कह रहे हो हरदीप प्राइस नहीं निकाल पा रहा, तो भैया मेरी तो चीज़ गई ना, तो आप मुझे क्या पे कर दो, तो 3 रूल हो गए। जो प्राइस निकालता है अगर वो नहीं निकाल पा रहा तो वॉइड हो जाएगा। अगर वो प्राइस निकाल नहीं पा रहा है क्योंकि उसे कोई प्रिवेंट कर रहा है, तो जो प्रिवेंट कर रहा है उसको डैमेजेस देनी पड़ेगी अदर पार्टी को। और अगर वो प्राइस नहीं निकाल पा रहा है लेकिन आप उस गुड्स को यूज़ कर चुके हो, यू हैव ऑब्टेन द डिलीवरी, देन यू हैव टू पे ये आपका चैप्टर 3 की यूनिट 1 का रिवीजन समाप्त हुआ। धन्यवाद।